बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है जी वो है फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आज हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर। और हम ये देखेंगे जो ख़ारजा पॉलिसी है ये क्या है और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी कब कब क्या क्या रही। हम ख़ारजा पॉलिसी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं ख़ारजा पॉलिसी या फ़ॉरेन पॉलिसी की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसको, और हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान जब से बना यानी कि 1947 और अभी इस टाइम पे 2020 जो है तब तक पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी कब कब क्या क्या रही और पाकिस्तान का झुकाव किसकी तरफ रहा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये समझना है कि फ़ॉरेन पॉलिसी इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंस को देखें कि भाई फ़ॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए फ़ॉरेन पॉलिसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फ़ॉरेन पॉलिसी हमें ये बताती है कि कोई भी मुल्क जो है वो इस टाइम पे क्या सोच रखता है और किस साइड पे जो है वो किस सिमत में आगे उसकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंपॉर्टेंस है किसी भी मुल्क के लिए, ख़ास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो इस टाइम पे जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हम पाकिस्तान की एक तो हिस्ट्री देखेंगे इसके अंदर फ़ॉरेन पॉलिसी की, और साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हमें पता चले कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बेस करती है और क्यों जो है इन पॉइंट्स के ऊपर बेस करती है। तो इन पॉइंट्स को जो आपके सामने अभी नज़र आ रहे हैं इनको हम डिस्कस करते चले जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए फ़ॉरेन पॉलिसी की कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या है, तो देखिए फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है या ख़ारजा पॉलिसी जो है वो एक्चुअली में क्या है, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं या जो दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको हम कहते हैं ख़ारजा पॉलिसी। ठीक है, यानी एक मुल्क जो है उसके जो दूसरे ममालिक के साथ जो रिलेशंस होंगे वो जिस भी टाइप के रिलेशंस हैं उनको हम कहेंगे ये इसकी फ़ॉरेन पॉलिसी है। अब फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी मुल्क जो है वो किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो किसी मुल्क के साथ रिलेशंस जो है वो रखता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हर एक के लिए बेसिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगे कि वो किन को अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब हम जानते हैं आज जो है वो 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी के अंदर कोई भी कंट्री जो है वो बिना फ़ॉरेन पॉलिसी के नहीं रह सकता, यानी कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जो दूसरे ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात ना हो, और अगर कोई मुल्क ऐसा है तो वो आज बहुत पीछे है दुनिया से, उसके लिए सर्वाइव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, यानी कि उसके पास हर चीज़ मुकम्मल नहीं होती, हर तरह से वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए उसको क्या है, उसको दूसरे ममालिक के साथ जो रिलेशंस हैं वो बनाने पड़ते हैं, और यही जो दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस हैं इन्हीं को हम कहते हैं भाई इस मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी है या ख़ारजा पॉलिसी है। यहाँ पे आप ये पिक्चर एक देखिए, इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा समझ आएगी कि ये पाकिस्तान का ही झंडा है एक्चुअली में, लेकिन पाकिस्तान के झंडे के अंदर यहाँ पे ये जो स्टार है ये तो पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको चांद बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। यानी कि एक मुल्क तब जाके कंप्लीट होगा जब उसके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात होंगे, वरना वो कंप्लीट भी नहीं हो सकता। कि अब देखिए पुराना ज़माना जो था, अगर बात करें हम हिस्ट्री के हवाले से कि पुराने ज़माने में भी फ़ॉरेन पॉलिसी रही, क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है तो इंटरनेशनल रिलेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर बात करें तो तब भी जो है एक बार्टर ट्रेड का एक ज़माना हुआ करता था कि जब चीज़ के बदले में चीज़ होती। अगर किसी के पास जो है वो हम बात करें टमाटर होते थे कि भाई एक बंदे के पास टमाटर हैं तो अब उसे आलू चाहिए, तो वो क्या करता कि वो उस बंदे के पास जाता जिसके पास आलू होते, तो उसका मतलब रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इसी तरह जिस कंट्री के पास जो है कोई चीज़ सरप्लस होती है, सरप्लस मतलब ज़्यादा होती है, वैसे तो पाकिस्तान डेफिसिट में हर टाइम जाता है, लेकिन सरप्लस होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें हम गंदम सरप्लस होती है या जो चीनी है वो सरप्लस होती है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, अपनी मिकदार से ज़्यादा है तो क्या करेगा, उसे उन कंट्रीज़ को दे देगा जिनके पास वो कम है, तो उन कंट्रीज़ को देगा जिनके पास वो कम है और उनसे वो चीज़ ले लेगा जो उनकी सरप्लस है। ठीक है, जैसे कि मशीनरी पाकिस्तान जो है वो लेता है बाहर के कंट्रीज़ से, इसी तरह से जो टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें हैं बाकी या मोबाइल फ़ोन वगैरह वो ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ दे के दूसरी पाकिस्तान ले रहा है या उसके बदले में जो पैसे ले रहा है उनको दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसी वजह से जो है फ़ॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ना हो तो देखिए जो हमारे पास गंदम है, चीनी है या जो भी सरप्लस वैल्यूज़ है वो कहाँ जाएंगी, वो सारी की सारी हमारे पास पड़ी रहेंगी।
कल को हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, दूसरे ममालिक के ताल्लुकात की ज़रूरत होगी। जैसे आज आप देख लें कश्मीर के ऊपर इंडिया ने हमें जो प्रेशराइज़ किया हुआ है, तो हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी यानी कि इतनी ज़्यादा एक्टिव अगर होती तो OIC प्रेशराइज़ करता, लेकिन आज ऐसा हरगिज़ नहीं। इसका मतलब हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं। तो चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है? किसी भी मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस है कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, उसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। अब अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स की कि भाई इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी जो है उसके बेसिक मकासद क्या हैं, कि भाई किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कोई भी मुल्क जो है फॉरेन पॉलिसी बनाता है, या पाकिस्तान की बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है जी? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का प्रोटेक्शन ऑफ आइडियोलॉजी, कि भाई पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है, ठीक है, आइडियोलॉजी पे बेस करता है, एक नज़रिए के ऊपर बेस करता है। और नज़रिया क्या है? सिंपल, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान का मकसद मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कलमे के ऊपर बेस करता है। एक आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, तो ये जो आइडियोलॉजी है एक्चुअली में पाकिस्तान सबसे पहले इसे प्रोटेक्ट करता है कि भाई हम उन ममालिक के साथ ताल्लुकात रखेंगे जो हमें एक इस्लामिक स्टेट मानेंगे, या इस हवाले से हमारी सबसे पहली प्रोटेक्शन होगी। दूसरी चीज़ क्या है जी? जैसे अब अगर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे बात करते हैं तो इसको आप देखें, आज के अगर बात करें तो आज की बात करें तो इसराइल का एक इशू चल रहा है कि भाई इसराइल को मान लेना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। जैसे कहा जाता है जी कि इस्लामिक कंट्रीज़ ने मान लिया, UAE ने भी मान लिया, तो अब पाकिस्तान को भी मान लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करता है और कायद आज़म ने उस टाइम पर कहा था, तो इसका मतलब ये है कि हम उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं जो आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करें। तो हम कहते हैं भाई आप पैलेस्टाइन को माने तो हम तब इसराइल को मानेंगे, ठीक है, तो अदरवाइज़ हम नहीं मान सकते। तो इसका मतलब ये भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है सोवरेनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट। सोवरेनिटी क्या है? अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल क्या है कि इंटरनल या एक्सटर्नल सोवरेनिटी, के भाई हम उस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखेंगे जो हमारी सिक्योरिटी, हमारे बॉर्डर्स का ख्याल करेगा ख़ास करके, ठीक है जी। जो इंडिया की तरफ, जैसे इंडिया जो है जब चाहता है हमें अटैक कर देता है, कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे, लेकिन अंदर वो नहीं घुस सकता क्योंकि हमारी सोवरेनिटी का उसको ख्याल करना होगा। तो पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, या किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी सोवरेनिटी सबसे पहले है, कि अपनी जो हाकिमियत है, कि भाई मेरी हाकिमियत मेरे मुल्क के बॉर्डर्स के ऊपर है, कोई दूसरा वहाँ पर नहीं आ सकता परमिशन के बगैर। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा ही है, इसलिए ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस हैं, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में से एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान खुद आइडियोलॉजी पे बना। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो भी उन्हीं कंट्रीज़ के साथ होंगे, ज़्यादा प्रो होंगे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, या बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं। और नंबर 4 पे हम बात करें अगर, तो वो कह सकते हैं जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इकोनॉमी जो है हम उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखेंगे जो हमसे स्ट्रॉन्ग हैं और या जो हमसे वीक हैं। जो हमसे स्ट्रॉन्ग हैं उनसे क्यों ताल्लुकात रखेंगे? इसलिए कि हम उनसे अपनी जो इकोनॉमी उनको उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ जो मुआहदे हैं वो करके, और जो वीक कंट्रीज़ हम उनको अपनी सरप्लस वैल्यू दे सकते हैं या उनको फ़रोख्त कर सकते हैं, उससे भी हमें फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 5 पे एक और पॉइंट की, तो सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक मुल्क जो है अगर वो ख़ुद कमज़ोर है, लेकिन वो अगर दूसरे ममालिक के साथ, लेट्स सपोज़ ये पाकिस्तान है, ये खुद वीक है, लेकिन अगर ये OIC का जैसे अब मेंबर बना हुआ है, तो OIC 57 कंट्रीज़ हैं, इसका मतलब 57 कंट्रीज़ तो वीक नहीं हो सकते। इसी तरह से एक नेटो है, तो नेटो अब अकेले मुल्क तो कुछ नहीं, लेकिन पूरे का पूरा जो नेटो है तो वो तो स्ट्रांग है। तो इसका मतलब एक मुल्क अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करता है जी, वो अपने जैसे ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात बनाता है, ट्रीटीज साइन करता है। तो ये उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिक पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास फॉरेन पॉलिसी और उसकी ऑब्जेक्टिव्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की, कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है वो फॉरेन पॉलिसी उसकी क्या अहमियत रही और कब कब क्या क्या रही। तो सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान की आज़ादी के टाइम पे, कि आज़ादी के टाइम पे या इंडिपेंडेंस के टाइम पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या रही, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले हम ब्रिटिश राज का हिस्सा रहे। ये आप मैप देखें यहाँ पे कि ये पाकिस्तान है आज का, ठीक है, ये इंडिया है आज का, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे भूटान और नेपाल है, ठीक है। तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे ब्रिटिश राज का हिस्सा थे, ब्रिटिश राज का हिस्सा थे। तो इसका मतलब कॉमन सी बात है कि हम 200 साल तक जो है वो ब्रिटिश राज का हिस्सा रहे। तो ब्रिटिश राज में आज जैसे हमारी एजुकेशन भी इंग्लिश है, तो इसका मतलब हम
नेचुरली जो है अपने माइंड से प्रो ब्रिटिश ही हैं या प्रो वेस्ट ही हैं। हमारा जो ब्रेन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या आज भी जो है हम वेस्ट को ही ज़्यादा जो आइडलाइज करते हैं दूसरे कंट्रीज़ की बनस्बत, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ा है इन 200 सालों के अंदर, अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, अपने रूल के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गहरी थी। तो इसका मतलब जब ब्रिटिश राज का हिस्सा रहे तो ये कैसे हो सकता था कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो तो उसके वेस्ट के साथ रिलेशंस ना हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश यूके हो या अमेरिका हो, तो उनके साथ हमारे जो रिलेशंस थे उस टाइम पे बनने ही बनने थे, क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रक्चर ही वो था। इवन अब ये तो दूर की बात है, हमारे जो उस टाइम पे हुक्मरान थे वो कौन थे, ठीक है, वो हुक्मरान भी तो जो है वो वहीं से स्टडी करके आए हुए थे, वो उन्हीं के मानने वाले थे, फॉलोअर्स थे। तो हम उनकी बात अगर करें तो इसका मतलब सारे के सारे जो है वो प्रो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे। तो पार्टीशन होगी तो उस टाइम पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उसका झुकाव रहा ही जो है वो कॉमनवेल्थ की तरफ या वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, पाकिस्तान उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है। कोल्ड वॉर क्या थी, एक साइड पे रशियन ब्लॉक था, ठीक है, और दूसरी साइड पे यूएस ब्लॉक था, कि भाई ये दो बड़े गुंडे थे उस टाइम पे मार्केट के अंदर, कि जैसे आप यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि दो गैंग आपको मिलते हैं, आपको किसी एक को ज्वाइन करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, ये आपकी चॉइस नहीं है। तो इसी तरह से ये दो बड़े थे, एक साइड पे जो है ये रशिया था सोशलिस्ट और दूसरी साइड पे कैपिटलिस्ट अमेरिका था, ऐसा ही है। तो पाकिस्तान नया मुल्क आज़ाद हुआ या इंडिया आज़ाद हुआ तो अब उसे किसी ना किसी को ज्वाइन करना था। तो क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही पूरे का पूरा जो है वो कैपिटलिज्म के ऊपर बेस करता था, सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर, तो उस वजह से जो है फिर क्या हुआ कि हमने यूएस को ही चूज़ किया। और लियाकत अली ख़ान साहब जो है हमने देखा 1951 के अंदर जो है वो अमेरिका भी गए, उन्होंने अमेरिका का विज़िट किया, ठीक हो गया। तो उसका मतलब हमने कोल्ड वॉर के इस एरा के अंदर हमने अमेरिका को चूज़ किया, जो आज तक वैसे का वैसा ही चल रहा है कुछ चेंजेस के साथ, हमने रशिया को चूज़ नहीं किया। इसी वजह से हम सीटो और सेंटो का हिस्सा भी बने। सीटो और सेंटो के ऊपर अलग से वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपने वहाँ से देख लेनी है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन और ये सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये बगदाद पैक्ट भी इसको स्टार्ट में कहा गया क्योंकि ये बगदाद की साइड पे साइन हुई, और ये जो है ये फिलिपाइन के अंदर साइन हुई। और इसका पर्पज़ क्या था कि जो रशिया है, ठीक है, उस रशिया को लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों से रोकना, कि ये फिलिपाइन है तो यहाँ पे इसको इस साइड पे भी सोशलिज्म ना बढ़े, और यहाँ पे जो बगदाद है, सेंट्रल अरब कंट्रीज़ हैं या सेंट्रल एशिया है, इस साइड पे भी इसको बढ़ने से रोकना रशिया को, रशिया की पावर को। तो अमेरिका ने चाहा, तो इस वजह से हम भी इसका हिस्सा रहे हैं। तो इसका मतलब हम उस टाइम पे अमेरिका के साथ ही थे, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो वेस्ट के साथ थी। इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 के अंदर जो है वो बना। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन तक जो है हमारे जो गवर्नर जनरल थे, जो कायदे आज़म या बाकी जो 4 गवर्नर जनरल्स आए, वो सारे के सारे जो हल्फ लेते थे, ठीक है, उनका जो ओथ था वो मलका बरतानिया के अंडर होता, कि वो ओथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था तो हम किसके ऊपर चल रहे थे, हम इंडियन एक्ट 1935 के ऊपर चल रहे थे, उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके। तो हमारे जो 4 गवर्नर जनरल्स आए तो वो सारे के सारे मलका बरतानिया की हलबरदारी, वो तकरीर सारी की सारी वैसे होती। तो 1956 के अंदर जब हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद हमने जो है फिर हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुए इसके अंदर, कि हमने वो जो ओथ लेना था एटलीस्ट वो तो छोड़ा। तो ये तो हो गई बात 50s की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 60s की, कि भाई 60 की दहाई के अंदर जो है वो पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो किसके साथ ज़्यादा रहे, या फॉरेन पॉलिसी जो है उसका झुकाव कहाँ पे रहा। तो देखिए 60 की दहाई की अगर बात करें तो 1959 के अंदर अयूब खान साहब आए, 58 के अंदर मार्शल लॉ लगा, तो 58 के अंदर आए और तकरीबन 1969 तक ये रहे, ठीक हो गया। तो अब अयूब खान साहब रहे, अयूब खान साहब क्या थे, जनरल थे, ऐसे ये फील्ड मार्शल थे, जनरल थे आर्मी के। और आर्मी जो थी वो आर्मी, बात फिर वही है कि आर्मी भी जो है स्टार्ट में इवन 2000 तक या 2015 तक भी हमारी आर्मी जो है वो प्रो अमेरिका ही रही। उसकी वजह कि आर्मी की बहुत बड़ी जो इमदाद है, चाहे वो हथियारों की शक्ल में हो या चाहे वो जो है वो किसी फंड की शक्ल में हो, तो वो अमेरिका से ही मिलती है। तो इस वजह से आर्मी के अंदर ये बहुत बड़ा एलिमेंट है प्रो वेस्ट का या प्रो अमेरिका का। तो उस वजह से अयूब खान साहब का झुकाव भी जो है वो रहा अमेरिका की तरफ। गो के माना ये जाता है कि इन्होंने जो है वो फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने की कोशिश की कोल्ड वॉर एरा के अंदर, यानी रशिया के साथ और अमेरिका के साथ उन्होंने कोशिश की कि एक जैसे ताल्लुकात रखे जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि रशिया के साथ हमारा जो एक पूरा का पूरा सिस्टम था वो मैच ही नहीं करता था, सिस्टम मैच ही यूएस के साथ करता था। तो अयूब खान साहब भी जो है वो इनका झुकाव भी अमेरिका की तरफ रहा। ये सामने आप एक पिक्चर देखें, इस पिक्चर के अंदर अयूब खान साहब हैं और इसकी साइड पे जो है वो सदर कैनेडी खड़े हैं
और दूसरी साइड पे जो है CIA के चीफ खड़े हैं, ठीक है। तो उनके साथ बड़े खुशगवार माहौल के में जो है वो बातचीत हो रही है, जो ये बता रही है कि इनके काफ़ी अच्छे जो है वो रिलेशन थे। अयूब खान साहब ने स्टेट विज़िट भी किया और उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिला था US के अंदर, तो US के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे। इसके अलावा सीटो और सेंटो अभी चल रहा था, यानी वो वेस्ट के मुआहदे भी उसी तरह से कंटिन्यू थे, तो इस वजह से भी जो है हम प्रो अमेरिका रहे। उसके अलावा अयूब खान साहब की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी, तो इकनॉमिक पॉलिसीज़ इटसेल्फ वो कैपिटलिज्म के ऊपर बेस करती थी, सरमायादारी निज़ाम के ऊपर, जिसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो वो बेस करती थी कैपिटलिज्म के ऊपर। तो कैपिटलिज्म कौन सा मुल्क था या किसको प्रमोट करता था? वेस्ट को। तो वो तो प्रमोट ही वेस्ट को करता था, क्योंकि रशिया जो था वो तो सोशलिस्ट कंट्री था। तो सोशलिस्ट कंट्री होने की वजह से जो है उसके साथ तो ताल्लुकात बनते नहीं थे, तो इसका मतलब कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। तो किसको प्रमोट किया जी? अमेरिका को। तो 60s के अंदर भी यानी हमारा जो झुकाव था फॉरेन पॉलिसी का, वो अमेरिका की तरफ ही रहा या वेस्ट की तरफ ही रहा। आगे बात करते हैं जी 70s की, कि 70s में हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही। तो 70s में हमारी फॉरेन पॉलिसी ने तकरीबन कोई 20 साल के बाद जो है एक टर्न लिया, और ये टर्न जो है इसके पीछे भी कुछ पॉइंट्स थे, क्योंकि 70s जो है इसका आगाज़ हुआ तो 70s का जो हुक्मरान हमारे मौजूद थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कुछ और सोच रखते थे, क्योंकि अब हमने देखा पिछले 20 साल में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो प्रो वेस्ट थी या प्रो अमेरिका थी। लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो ये काफ़ी पढ़े लिखे लीडर थे, गो कि खुद इनकी एजुकेशन वेस्ट की थी, ठीक है, अमेरिका की एजुकेशन थी इनकी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आके जो है फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया। और वो जो एक पलड़ा था जो कि बहुत ज़्यादा झुका हुआ था US की तरफ और रशिया की तरफ बहुत कम था, इन्होंने इसको चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए और US के साथ ताल्लुकात को कम किया, ठीक है, और रशिया के साथ जो है बहुत ज़्यादा ताल्लुकात इस दौर में बने। यानी यहाँ पे 70s में हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज हुई, और इसी वजह से 1973 के अंदर देखा कि स्टील मिल जो है वो रशिया ने हमें लगा के दी कराची के अंदर। और वो स्टील मिल क्यों लगा के दी? इसी वजह से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए थे रशिया के साथ, ठीक है। तो ये रशिया को यानी इन्होंने प्रमोट किया। दूसरा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म के ऊपर बेस करती थी, क्योंकि ये खुद को गरीबों का लीडर मानते थे कि भाई मैं गरीबों के लिए आया हूँ, गुर्बत ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तो इन्होंने, हमने देखा कि सोशलिज्म लाया, सबको एक बराबर कर दिया और रिफॉर्म्स की, बहुत ज़्यादा नेशनलाइजेशन लेके आ गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सोशलिस्ट की पॉलिसीज़ थी, यानी वो पॉलिसीज़ जो रशिया के अंदर चल रही थी गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए, वो पॉलिसीज ये लेके आए और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थी। तो इसका मतलब नेचुरली जो है फिर उस टाइम पे हमारे जो ताल्लुकात थे वो रशिया के साथ अच्छे होने थे, ना कि अमेरिका के साथ अच्छे होने थे। तो इस वजह से उस टाइम पे रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए इनकी सोच की वजह से। 1971 की वॉर भी थी इसके बीच में, ठीक है। अब 1971 की वॉर की वजह से इंडियन थ्रेट भी हमारे यहाँ मौजूद था, ठीक है जी। तो इस वजह से भी जो है अब 1971 की वॉर के बाद हमारे साथ जो हुआ, अब उस टाइम पे इंडिया के रिलेशंस थे रशिया के साथ, ठीक है, और पाकिस्तान के रिलेशंस थे अमेरिका के साथ। तो इन्होंने उस टाइम पे देखा कि अमेरिका ने हमारी तो कोई हेल्प नहीं की, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम भी जो है वो रशिया की तरफ हाथ बढ़ाएं, बजाय इसके कि हम अमेरिका की तरफ देखते रहें। इवन 1965 की जो वॉर थी उसमें भी अमेरिका ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, हालांकि उस टाइम पर रशिया ने अमेरिका की जो है, इंडिया की जो है बहुत ज़्यादा मदद की थी, क्योंकि वो उनके साथ ब्लॉक बना हुआ था। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि इस्लामिक ब्लॉक जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे ये इस्लामिक वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे। ये आप सामने एक पिक्चर देखें, ये OIC की एक पिक्चर है 1974 की, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने क्या किया, OIC का इजलास करवाया 1974 के अंदर लाहौर के अंदर, ठीक है, और इसमें इन्होंने सारे के सारे मुस्लिम लीडर्स को बुलाया। ये खुद यहाँ पे आपको बैठे हुए नजर आएंगे, और ये इनका बहुत बड़ा कारनामा था कि फ़र्स्ट टाइम ये एक ऐसी OIC हुई जिसके अंदर ईरान के शाह भी मौजूद थे और सऊदी अरब के बादशाह भी मौजूद थे। तो इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों साथ बैठे हों, यानी जहाँ ईरान होगा वहाँ सऊदी अरब नहीं होगा, जहाँ सऊदी अरब होगा वहाँ ईरान नहीं होगा, और आजकल भी आपने देखा ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो अब उसमें अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये इनका बहुत बड़ा कमाल था कि दोनों कंट्रीज़ को साथ बिठाया, क्योंकि ये सीरियस थे। किसके ऊपर सीरियस थे? कि भाई ये मुस्लिम ब्लॉक को आगे लेके जाना चाहते थे, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन चाहते थे, इस वजह से जो है इन्होंने इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाए। दूसरा इनका स्लोगन था घास फूस खाएंगे एटम बम बनाएंगे। तो एटम बम बनाने की वजह से भी, ठीक है, क्योंकि 1971 का वॉर को हमने देख लिया था, तो उसके बाद अब एटम बम बनाना था। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है फिर, अगर ये प्रो अमेरिका रहते तो अमेरिका ने तो
नहीं बनाने देना था, ऐसा ही है। तो इस वजह से फिर जो है इन्होंने अपने पॉलिसी को शिफ्ट किया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक इवन माना जाता है कि जो फांसी दी गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, फांसी जो थी उसके पीछे भी अमेरिका था, यानी अमेरिका का हाथ था। और सिर्फ किस वजह से कि अमेरिका ने कहा था कि मैं भाई आपको निशान इबरत बनाऊंगा, किस वजह से, एटम बम बनाने की वजह से माना जाता है इनको फांसी दी गई। तो ये 70s की पॉलिसी रही। आगे बढ़ते हैं तो 80s की पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। तो 80s की पॉलिसी क्या थी जी, कि 80s की पॉलिसी के ऊपर हमारे जो हुक्मरान थे वो क्या थे जी, ज़िया-उल हक साहब थे। और ज़िया-उल हक साहब की अगर बात करें तो ज़िया-उल हक साहब प्रो इस्लाम माना जाता है उनको, और उनकी इस्लामाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि ज़िया-उल हक साहब जो हैं उन्होंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो 80s में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही एक्चुअली में वो भी जो है वो प्रो अमेरिका रही, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी प्रो यूएस, और साथ में प्रो इस्लामिक जो है ये रही। ये दो तरह की हमारी फॉरेन पॉलिसी, यानी हमारे जो फॉरेन पॉलिसी का झुकाव था, एक तो वो इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा था, चाहे वो अफ़गान वॉर की वजह से हो, ठीक है, और दूसरा इस वजह से था कि ज़िया-उल हक साहब ख़ुद जो है वो इस्लामी थे, माना जाता था, तो उस वजह से भी उनका जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा झुकाव था और इस्लामिक कंट्रीज़ उन्हें बड़ा मानते थे, ठीक है। और दूसरा प्रो अमेरिका रही। और प्रो अमेरिका क्यों रही, क्योंकि अफ़गान सोवियत वॉर की वजह से। तो अफ़गान सोवियत वॉर में आपको पता है कि पाकिस्तान जो है उसने बैकडोर पे सारे का सारा रोल प्ले किया, और उसमें देखा हमने जी सऊदी अरब जो है उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसने मैन पावर प्रोवाइड की। दूसरी साइड पर जो है वो यूएस था, उसने पैसे दिए, डॉलर्स भर भर के दिए, माना जाता है बोरियां भर भर के डॉलर्स दी। और पाकिस्तान जो था, या पाकिस्तान की जो आईएसआई थी, उसने क्या किया जी, ट्रेन किया मुजाहिदीन को। तो ये तीनों थे, यानी एक साइड पे मुसलमान थे तो मुस्लिम्स का ये स्लोगन था कि भाई जिहाद है, तो जिहाद के लिए ज़रूरत था इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस। दूसरी साइड पे पैसे चाहिए थे जो अमेरिका ने दिए, और अमेरिका को वैसे भी जो है कोल्ड वॉर चल रही थी, तो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में आना ही आना था। और तीसरा जो है उसमें पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वो एक तरफ से पैसे लेता गया, दूसरी तरफ से ट्रेनिंग करता गया। तो इस तरह से हमारी जो ये पॉलिसी रही, ये भी रही प्रो अमेरिका पॉलिसी रही 80s के अंदर। यानी कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ज़िया-उल हक साहब मौजूद हैं यहाँ पर, और बड़े खुशगवार माहौल में बातचीत हो रही है। आगे बढ़ें तो 90s की बात करते हैं। तो 90s के अंदर जो है वो फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखें कैसी रही, तो 90s के अंदर दो पार्टीज़ का जो है वो रूल रहा, दो दफ़ा बारियां ली। एक साइड पे पीपल्स पार्टी है जो 1998 में आई, और उसके बाद जो है दो बारियां इसकी, उसके बाद PMLN जो है जो पहले IGI के प्लेटफॉर्म से आई थी, तो दो बारियां इसने भी ली 90s के अंदर। और ये जो 10 साल हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रियस रहे, बहुत तबाहकुन रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान का, इकॉनमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा नीचे गया, लेकिन जो है इन्होंने बारियां ली। तो ये दोनों जो थे ये प्रो अमेरिका ही रहे, यानी प्रो वेस्ट रहे। प्रो अमेरिका का मतलब प्रो वेस्ट है कि ये प्रो वेस्ट ही रहे, क्योंकि इन दोनों ने जो है वो विजिट किए फॉरेन के या अमेरिका के, वहाँ से इमदाद ली, और इमदाद और ख़ास करके हमारे जो IMF के पैकेजेस चल रहे थे, आपको पता है अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे नहीं होंगे तो IMF तो हमें कभी भी जो है वो फंडिंग नहीं देगा, क्योंकि IMF के पीछे तो सबसे बड़ी फंडिंग तो है ही अमेरिका की। तो उसका मतलब ये है कि IMF से फंडिंग भी लेनी थी, इस वजह से हम जो है वो प्रो अमेरिका ही रहे। उसके बाद बात करते हैं जी 9/11 की, या 2000 की बात करें तो 2000 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रही, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुआ 2001 के अंदर वो था जी 9/11, कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमने देखा कि क्या हुआ जी, वहाँ पे अटैक हो गया, और पेंटागन के ऊपर अटैक हुआ, और 3000 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे मारे गए। उसका इल्ज़ाम जो है वो लगा अलकायदा के ऊपर, और ये कहा गया कि जो अलकायदा है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है, और ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है अगर वो हमें सपोर्ट करेगा तो हम यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर से टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो माना जाता है कि पाकिस्तान से उस टाइम पे पूछा गया सदर साहब से, जनरल मुशर्रफ साहब से, क्या पाकिस्तान के अमेरिका के साथ हैं या नहीं, तो सदर साहब ने कहा जी हम अमेरिका के साथ हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो दोबारा से ऐलान कर दिया कि हम प्रो अमेरिका ही हैं। तो इसका मतलब उस टाइम पे हमने फिर फौजी अड्डे दिए, सब कुछ, ये फिर एक लॉन्ग जो है पूरा का पूरा जो है ना एक लंबा सिलसिला चला। लेकिन सिर्फ अगर आप यहाँ पे ये समझें कि जो फॉरेन पॉलिसी रही 9/11 के बाद, तो 9/11 के बाद सिर्फ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं हुई, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये पॉलिसी चेंज हो गई, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने दो पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए, भाई या तो आप अमेरिका के साथ हो या आप टेररिज्म के साथ हो।
तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं दिया गया। तो इसका मतलब क्या था कि सारे मुल्कों ने कहा भाई हम अमेरिका के साथ है, सिंपल, यानी हम टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं, तो इसका मतलब अमेरिका के साथ हैं, दूसरा कोई पॉइंट नहीं था। तो इसका मतलब सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई। तो पाकिस्तान की पॉलिसी तो पहले ही जो है वो प्रो अमेरिका थी, तो और ज़्यादा हो गई, जिसमें हमने देखा कि फिर दहशतगर्दी स्टार्ट हुई, उसको हमें भुगतना पड़ा। इवन आज तक जो है हमने ये अमेरिका का साथ दिया, हम इस पर भुगतते हैं। आप रोज़ टीवी के ऊपर सुनते हैं कि क्या हो रहा है कि भाई अगर हम साथ ना देते तो हमारे यहाँ दहशतगर्दी ना होती। और उसके बाद बात करते हैं जी करंट फॉरेन पॉलिसी की, यानी 2010 के बाद की या 2015 के बाद की या 2018 के बाद की बात कर लें आप, ठीक है। तो तकरीबन जो है अब 2015 तक की फॉरेन पॉलिसी जो है 10 तक की तो यही रही कि हम प्रो अमेरिका रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो 10 के बाद अमेरिका हमसे दूर होना स्टार्ट हो गया। हमारे ऊपर डबल गेम का इल्ज़ाम लगा कि भाई हम जो एक तरफ से तालिबान जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से अमेरिका के ऑपरेशन के भी हिमायती हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम जो है डबल गेम कर रहे हैं। तो अमेरिका हमसे दूर हुआ 2010 से 2015-16 तक। उसके बाद हमने देखा पीटीआई गवर्नमेंट जब आई तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी कुछ चेंज हुई कि इमरान खान साहब ने हमने देखा अमेरिका की विजिट भी किए 2, और वहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा इन्हें प्रोटोकॉल भी मिला। तो पीटीआई गवर्नमेंट जो है इसने भी ये सबूत दिया कि भाई हम जो हैं वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ कि इससे पहले की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें जो ऊपर का कदम था, जो यानी कि पाकिस्तान नीचे था और पाकिस्तान के ऊपर जो यानी रूल हो रहा था, अब पॉलिसीज़ जो किसकी मानी जा रही थी, अमेरिका की, कि भाई हमारे हुक्मरान अमेरिका की मानते हैं, अमेरिका की, ये इल्ज़ाम लगता था। लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम ताल्लुकात चाहते हैं, हमारे और आपके रिलेशंस होंगे, बट ये रिलेशंस जो हैं ये बेस करेंगे इक्वलिटी के ऊपर, बराबरी के ऊपर, कि भाई जितने आप उतने हम, ठीक है, जितना आप मानेंगे उतना हम मानेंगे। तो पीटीआई गवर्नमेंट ने भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखे। लेकिन क्योंकि अब चाइना की एंट्री हो चुकी थी ऑलरेडी, तो इसका मतलब हम प्रो चाइना भी थे पिछले 10 साल से या पिछले 15 साल से, खास करके 10 साल की अगर बात करें तो 10 साल से प्रो चाइना भी थे। और ख़ास करके नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो है हम थोड़े से ज़्यादा यानी कि प्रो चाइना हुए 2015 तक की बात अगर करें तो उस टाइम पे। तो इस वजह से हमारे पास अब चॉइस मौजूद थी। तो जब तक चॉइस नहीं थी तो तब तक अमेरिका हमारे ऊपर रूल करता था और हमारी फॉरेन पॉलिसी इसी के ऊपर बेस करती थी। लेकिन जब हमारे पास चॉइस बनी चाइना की तो हमने जो है फिर अमेरिका को आंखें दिखाई और पीटीआई गवर्नमेंट ने दिखाई। तो अब देखा कि आर्मी जो है इस टाइम पर फर्स्ट टाइम हम ये मानते हैं, या इससे पहले ये मानते थे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सारी की सारी कौन डिटरमिन करता है जी, आर्मी डिटरमिन करती है कि भाई हमने किस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने, ठीक है। और जो सिविलियंस हैं वो बहुत ही कम जो है वो इसको कैरी करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि आर्मी जो है और गवर्नमेंट जो है इन्होंने मिल के फॉरेन पॉलिसी बनाई और इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। और इसी वजह से जो है इन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई और चाइना के साथ जो है इन्होंने ताल्लुकात बढ़ाई। इवन आपने अभी देखा करंट में इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं। तो अब अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस वो नहीं जो पहले थे, ठीक है। चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं और ख़ास करके इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी हमारे जो इस टाइम पर रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद पे पहुंचे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा है करंट इशू चल रहा है, और वो करंट इशू क्या चल रहा है, इसराइल की रिकग्निशन के ऊपर, कि सऊदी अरब जो है वो इस टाइम पे यूएस के साथ मिला हुआ है, अमेरिका के साथ। तो यूएई जो है वो भी मिला हुआ है। तो उन्होंने इसराइल को माना हुआ है कि एक साइड पे जो है अगर इन्हें पता है कि अगर ये इसराइल को नहीं मानेंगे तो यूएस की सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, और यूएस जो है वो अगेंस्ट है ईरान के, ठीक है। तो ऐसे में जो है जब ईरान के अगेंस्ट है तो हर वो बंदा जो हमारे दुश्मन के अगेंस्ट होगा तो वो हमारे क्लोज होगा, ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरी साइड पे पाकिस्तान जो है वो चाइना के क्लोज है और तुर्की के क्लोज है, ठीक है जी। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है अब तुर्की को देख रहा है एक साइड पे, चाइना को देख रहा है, रशिया को देख रहा है और ईरान को देख रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे बात की जा रही है, नया ब्लॉग बन रहा है जी, ओआईसी जो है वो ख़त्म होने जा रही है, या ओआईसी पाकिस्तान छोड़ रहा है उसको, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बयान भी दिया। तो इस टाइम पे इसको करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कस नहीं करते, लेकिन इस टाइम पे जो है वो करंट सिनेरियोज फॉरेन पॉलिसी के हवाले से चेंज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, और अगले 1-1.5 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। तो ये यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उसकी हिस्ट्री थी, ठीक है जी। इसको यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। और एट दी एंड आपको बताता चलूँ कि आपको हक है इससे डिसएग्री करने का, ठीक है।